तो एक तरफ सरकार का विस्तार हुआ है, 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और इन सब के बीच एक और खबर आ रही है। ये खबर आ रही है मोदी कैबिनेट से 6 मंत्रियों का इस्तीफा भी हो गया है। निहाल चंद ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। 6 मंत्री यानी हटा दिए गए हैं और 6 मंत्रियों में मोदी कैबिनेट से जो 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उसमें मोहन कोंडारिया, जीएम सिद्धेश्वर ने भी इस्तीफा दिया है, रमाशंकर कठारिया ने इस्तीफा दिया है, सांवर लाल जाट ने इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब है कि शाम तक मंत्रालय भी बढ़ जाएंगे और जो नए 19 चेहरे शामिल किए गए उन्हें किस किस मंत्रालय में रखा जाएगा या फिर इस विस्तार के साथ जो मंत्रिमंडल में विभाग फेंटे जाएंगे उन विभागों का विस्तार तो नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन विभाग अब नए तरीके से सौंपे जाएंगे, इसकी पूरी उम्मीद बनाई जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, 6 लोग हटे, 19 लोग शामिल हुए, मैसेज क्या गया? अरे रुको, हमारा तो ये सुधांशु जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? चलिए, आवाज पहुंच आ रही है सुधांशु जी, आवाज? मीम अफजल साहब, 6 मंत्री हटाए गए हैं, यह खबर भी आ गई, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। निहाल चंद है, रमाशंकर कठारिया है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और सांवर लाल जाट, मनसुख बासावा का भी इस्तीफा हुआ है। इसके अलावा मोहन कोंडारिया और जीएम सिद्धेश्वर ने भी इस्तीफा दिया है और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसके जरिए, चूंकि प्रधानमंत्री ने कल पत्रकारों से मुलाकात के बाद कहा था कि उनके जहन में उन उम्मीदों को पूरा करना है जो कहीं ना कहीं जो बजट में दिखाए गए थे, या फिर वो लगातार जिन बातों का जिक्र करते हैं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और लगातार। जी सुधांशु जी, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? सुधांशु जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, वो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मीम अफजल साहब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, तब उनके पास चलेंगे। 6 मंत्री अब हटाए गए, ये बात सामने आ गई, लेकिन उसमें आप नजमा हेपतुल्ला जी का नाम नहीं है, जिसका जिक्र हो रहा था कि अच्छा, संजय झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, नजमा हेपतुल्ला जी का नाम नहीं है, कहा जा रहा था कि 75 पार की उम्र में मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगी, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में मैसेज नहीं ठीक जाता, लेकिन 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, 19 नए मंत्री शामिल हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये मैसेज क्या है? नहीं, देखिए, हकीकत तो यही है कि मोदी सरकार ने अपने वादों पर देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। अच्छे दिन बुरे दिन हो चुके हैं, सबका साथ सबका विनाश हो गया है। अब इस देश में महंगाई बढ़ी है, एक नारा और दिया था संजय झा जी, कांग्रेस मुक्त भारत का, और जिस तरीके से देखिए हम तो इतना ही कहेंगे कि वो हर चीज़ में, हर उद्देश्य उनका जो है वो कहीं भी मंजिल से बहुत दूर है। और ये सच्चाई यही है कि देखिए, ज़मीनी जो कहते हैं सच्चाई वो कुछ और है। मोदी जी तो खैर हमेशा विदेश के एक दौरे में रहते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ रहते हैं उनको किसी को मालूम ही नहीं है कि वो दिल्ली में कब रहते हैं, अमेरिका में कब रहते हैं, टोक्यो में कब रहते हैं, होनोलुलु में कब रहते हैं। तो देखिए अंत में ये देश चलाना आसान काम नहीं है। ये बयानबाजी से, नारेबाजी से, ड्रामेबाजी से देश नहीं चलता है। और मोदी सरकार को यदि आप इनकी मंत्रिमंडल को देखिएगा तो इनके पास क्षमता नहीं है, अनुभव नहीं है, हुनर भी नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके इन्होंने जो भी परिवर्तन किया है, आप अंत में देखिएगा कि वो तो अमित शाह जी कैराना और दादरी उसी में हमेशा उलझे रहते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति जो है पूरा सांप्रदायिक है। विकास तो एक बहाना है, विकास तो एक चेहरा है कि कैसे न कैसे आप लोगों को बेबुनियाद बातों में उनको गुमराह कीजिए कि हम विकास कर रहे हैं। सच्चाई तो है उनके लिए एक लक्ष्य है कि हम कैसे न कैसे चुनाव जीते, समाज में थोड़ा विभाजन हो और हम उसका चुनावी लाभ उठाएं। तो इसीलिए अंत में हम यही कहेंगे कि मोदी जी को पूरा आज़ादी है कि अपनी कैबिनेट को बदलें, किसी को हटाएं, किसी को रखें, लेकिन क्या आम आदमी को उनके भाषण से राशन मिलता है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। सुधांशु जी, हम बीजेपी की प्रतिक्रिया पहले ले रहे हैं, आया है, हम कमेंट के लिए आ रहे हैं। सुधांशु जी, 6 मंत्री बाहर, 19 नए मंत्री, और सवाल वही जो नारे थे उन नारों में एक अधूरापन है।
कांग्रेस बहुत साफ कह रही है ये तो सिर्फ बयानबाजी और नारेबाजी की सरकार है। हमारी आवाज नहीं आ रही है सुधांशु जी आप तक? ओहो, आवाज नहीं जा रही है, तो हमें लगता है संजय जी अब आपके पास तभी आएंगे जब उनकी आवाज आएगी। उर्मिलेश जी, सवाल ये है कि मैं समझता हूँ जी उर्मिलेश, जो बात कांग्रेस कह रही है, जिन बातों का जिक्र कर रही है, इससे पहले बीजेपी जिस विकास का जिक्र कर रही थी, क्या जिस बात का जिक्र अंशुमन भी कर गए, गवर्नेंस मायने रख रही है या पॉलिटिक्स गवर्नेंस को रूल कर रही है? नहीं, देखिए आज के दिनों में पॉलिटिक्स गवर्नेंस को रूल करती है। मैं तो निजी तौर पे अपने जर्नलिस्ट काम काज जब मैं बहुत एक्टिवली देखता रहा हूँ सेक्रेटेरिएट में, साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में। देखिए रिफॉर्म्स के बाद हम नेहरू युग की छाया में अगर रहेंगे तो हमको लगेगा कि मंत्रियों का बहुत बड़ा रोल है। मैं सभी मंत्रियों सभी सांसदों का आदर करता हूँ, लेकिन सच यह है कि रिफॉर्म्स के बाद ग्लोबलाइजेशन के दौर में पीएमओ राज करता है, जैसे प्रेसिडेंट राज करता है अमेरिका में, वैसे आज के भारत का राज जो है पीएमओ के हाथ में है। और पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ जितने सलाहकार हैं, उनके जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने अफसरान हैं। और आज की तारीख में ये भी आप देखिए कि यहां तक कि राज्यों की शिक्षा परियोजना कैसे चलेगी, राज्यों में पाठ्यक्रम क्या होगा। मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं एक लाइन में। हम जा रहे हैं उस पर, आप कंक्लूड नहीं करें, हम उस पर पीएमओ पे जा रहे हैं। अंशुमन जी, ये मुद्दा बार बार था कि पीएमओ जो है ये ग्राउंड जीरो ही नहीं है बल्कि सब कुछ है, पावर सेंटर यही है, और मिनिस्टर्स कोई मायने नहीं रख रहे हैं। सेक्रेटरीज से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, ईमेल भेज दिया आपने, उसके जरिए भी आप रिकमेंडेशंस कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशंस हो रहा है। सेक्रेटरीज मंत्रियों तक पे हावी थे, तो 64 रहे या 83 रहे मंत्री, ये क्या फर्क पड़ता है और इनके जरिए मैसेज क्या है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मंत्रियों को अधिकार नहीं है, मंत्रियों के अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण मंत्रिमंडल के अंदर ही नहीं है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 64 रहें 83 रहें। मंत्रिमंडल हमेशा राजनीतिक रूप से बनते रहे, पर हमारी अपेक्षा थी कि पहली बार एक ऐसा मंत्रिमंडल बनेगा जो परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को फोकस रख के करेगा, और यही पूरा उद्देश्य। परफॉर्मेंस कौन देगा? मिनिस्टर तो काम नहीं कर रहा है। नहीं, मिनिस्टर को जब आपको अधिकार मिलेगा उसे परफॉर्मेंस करने का, और जिनको मिले हैं, जिनको छूट मिली, अगर आप देखिए मोदी सरकार के पिछले 2 साल के कार्यकाल में कई मंत्री ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनमें से एक मंत्री को प्रमोशन भी आज मिला है। लेकिन जब आप बड़ा मंत्रिमंडल बनाते जाएंगे और उन मंत्रियों के पास काम करने का मौका नहीं होगा तो सरकार चलाने में जो असुविधाएं आएंगी वो दिखाई देगा। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, आ रही जी। बहुत आरोप लग गए इस बीच में, कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ बयान देते हैं, नारे लगाते हैं। सवाल यह भी उठा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही जब पूरे देश को चला रहा है तो मंत्री कितने भी रहे उससे क्या होगा? क्या जवाब है? देखिए, इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगती, और विशेषकर यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जाती है। अरे भाई, आज जो भी है सत्ता का केंद्र सरकार के अंदर है, प्रधानमंत्री चला रहे हैं, ये उनका आरोप है। अरे भाई, आपकी सरकार में तो प्रधानमंत्री नहीं चला रहे थे, कहीं और से सत्ता चल रही थी। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का विषय है, सभी मंत्रियों को अपनी क्षमता दक्षता के अनुसार कार्य करने के लिए न सिर्फ अवसर दिया जाता है बल्कि समय समय पे दिशा निर्देश दिया जाता है। जैसे अभी मुझे जो आवाज सुनाई पड़ी थी उसके आधार पे आपके विशेषज्ञ महोदय बोल रहे थे कि भाई ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो मानी बात है, ग्लोबलाइजेशन के एरा के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उसके अनुसार चीजों का सीधा संपर्क और संवाद रखना टेक्नोलॉजी के विकास के साथ अब आजकल ज्यादा सहज भी हो गया है और आवश्यक भी हो गया है। तो इसलिए यदि प्रधानमंत्री कार्यालय जानकारियां रख रहा है तो इसमें मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती है। प्रसून जी, याद करिए 2008 में यूपीए 1 सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय ने चिट्ठियां लिखी थी मंत्रियों को कि कृपया अपने मंत्रालयों के निर्णयों से प्रधानमंत्री कार्यालय को अवगत करा दिया करें। तो जो लोग उस मना स्थिति से रहे, उनको तो आज की चीज जो कि सरकार एक प्रभावी ढंग से दक्षता के साथ, पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनको तो सारी चीजों में दोष नजर आएगा। इसमें मैं उनको कोई संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जवाब में? प्रसून जी, देखिए, मोदी जी ने कहा था बहुत 2 साल पहले कि मेरी सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर जोर देगी।
आज यदि आप देखिएगा जिस तरीके का गवर्नेंस हो रहा है, यहाँ पर आपकी कचहरी, आपकी अदालतों को चुनौती देती है ये सरकार। अरुण जेटली जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा यदि अदालत यदि ज़्यादा दखल दे तो इससे प्रजातंत्र को खतरा होगा। हम तो समझते हैं कि जिस तरीके से भारत में एक वातावरण बनाया गया है और ये कैबिनेट का एक्सपेंशन यही इस बात का एक मैं समझता हूँ सबूत है कि यहाँ पर ये मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट का ये एक उदाहरण है। और देखिए ये कहना कि अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म का एक सरकार भारत में चलेगा, ये मैं समझता हूँ कि बेतुका एक बहस है, क्योंकि भारत अमेरिका नहीं है और हम एक दूसरे तरह के हम प्रजातंत्र हैं और हमारे जो मसले हैं वो ज़्यादा पेचीदा हैं। और यहाँ पर एक शख्स से यदि किसी को लगता है ये देश चलेगा तो उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आप देखिए भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जो हमारे रिश्ते जैसे हो चुके हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज जी क्या करती हैं किसी को मालूम ही नहीं। बहुत आरोप आपने एक के बाद एक लगा दिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे तब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और कोई दूसरी आलोचना नहीं, हर केंद्र में अगर प्रधानमंत्री क्यों आ जाते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौट। तो मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों की तादाद 82 हो चुकी है और प्रधानमंत्री मिला के 83, लेकिन 6 ने इस्तीफा दे दिया है, तो 6 अब माइनस कर दीजिए। लेकिन हम आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें कितने मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, कितने राज्य मंत्री प्रधानमंत्री के साथ, कितने कैबिनेट और पहले और अब उत्तर प्रदेश के कितने, मसलन पहले 13 थे, अब 2 और जुड़ गए, 15 हो गए। यूपी का ये पूरा आंकड़ा है जिसमें 20% यूपी के ही मंत्री हैं इस कैबिनेट में। यानी कहीं ना कहीं नजर चुनाव को लेकर है, कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार है, ये मैसेज निकल कर आ रहा है। लेकिन सवाल गवर्नेंस का होगा, तो देखना होगा अब आने वाले वक्त में कौन सी नीतियां किस रूप में किस तेजी से लागू होती हैं और मंत्रियों की उसमें भागीदारी किस रूप में होती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।